जय हिंद बच्चों। देखिए हम लोग अभी पिछले क्लास में और 1911 में जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था वो पढ़ा हुआ था। और उसमें हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम में बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। एटम में उसके न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर के रेंज में पॉजिटिव चार्ज पूरा कंसंट्रेटेड होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कुछ डिमेरिट्स थी। क्यों क्या डिमेरिट्स रही थी? तो पहला डिमेरिट है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो क्या है पहला, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एटम के अराउंड, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में, तो न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा है वो है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में अगर और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी कहती है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक थ्योरी कहती है फिजिक्स की कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो इमिट करता है रेडिएशन। चार्ज पार्टिकल है तो रेडिएशन इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। आप लोग पढ़े तो हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी से करंट पास होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की चार्ज जब मोशन करता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, प्रोड्यूस हो जाती है। पढ़े ना? तो इसलिए जब कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है तो वो क्या इमिट करेगा? रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन इमिट करने में उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो एनर्जी लॉस होगी तो जो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी थी वो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो जो अगर न्यूक्लियस को आप कह रहे हैं पॉजिटिव है, इस पे चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस में? प्लस जेड ई। तो प्लस जेड ई है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हम कह रहे पहले कि सर्कुलर पाथ इस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसकी एनर्जी घट रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इस वजह से इसका पाथ का रेडियस जो है धीरे धीरे छोटा होता जाएगा का, और वो स्पाइरल इन नेचर होगा का, स्पाइरल नेचर का। अरे मैक्स तो मच्छर भगा वाला देखे ना तब, उसको स्पाइरल कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को स्पाइरल कहते हैं। तो ये स्पाइरल फॉर्म में इसकी ऑर्बिट होगी, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट होगी न्यूक्लियस के अराउंड में वो कैसा होगा? स्पाइरल फॉर्म में होगा और लगातार वो रेडिएशन इमिट कर रहा है और फाइनली इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस and the stability and the nucleus does not exist or atom does not exist। एटम की जब स्टेबिलिटी ही नहीं होगी तो एटम एग्जिस्ट कैसे करेगा? आप जिसे देख रहे हैं ये दरवाजा लगा हुआ है, ये दरवाजा आज देख रहे हैं, हो सकता है कि कल आए, इसकी स्टेबिलिटी नहीं है, कल आए तो दरवाजा गिर के नीचे, है ना? तो इसलिए जो है कि आप ये बेंच देख रहे हैं, ये बेंच में आज है, कल भी था और कल आएंगे तब भी रहेगा। अगर एज यूजुअली क्या हुआ कि हम क्लास से निकल गए लेके घरे चल गए बेंच, तब की बात नहीं। तो ऐसे अगर है तो ये बेंच अगर यहाँ पर फिर भी आप घर पे लेके चले गए तब भी तो घर पे है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी है तभी आप इसको यहाँ पे देख रहे हैं। अगर जिसकी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा वो उतने दिनों तक, लॉन्ग टर्म तक चलता है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम हो जल्दी ही टिप आ जाता है, टिप आ जाता है मतलब समझिए गए आप। तो इसलिए इन्होंने स्टेबिलिटी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं किया। बात सुनाई क्या? ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या था बेटा? सेकेंड पॉइंट आपका है रिगार्डिंग इसके लाइन स्पेक्ट्रम। सुने बेटा सुने, जब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट से एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वो 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहां पे रुकता है और बाकी फिर क्या होता है? नीचे गिर जाता है। तो जब वो नीचे गिरता है तो जितनी एनर्जी लेकर गया था उतनी एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? hν। बोलिए। E1 से E1 एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर E2 एनर्जी लेवल में चला गया किसी तरह से वो एनर्जी पा करके एक्साइटेड स्टेट E2 में चला गया तो यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेगा, फिर वहां से वापस नीचे गिर जाएगा अपने इनिशियल स्टेट में। तो जब नीचे गिरेगा तो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को इमिट करेगा, क्योंकि वो जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो एनर्जी को क्या किया था? ट्रैप किया था, एनर्जी को लिया था, अपनी एनर्जी बढ़ा लिया, तब वो एक्साइटेड स्टेट में गया था हायर एनर्जी लेवल में। तो वहां से जब वापस नीचे गिरेगा तो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा। ये जो रेडिएशन है वही क्या शो करेगा? स्पेक्ट्रम। लेकिन आपको पता है कि स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए? सुनिएगा,
स्पेक्ट्रम एनर्जी स्टेट जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में डी एक्साइट करता है तो वो लाइन स्पेक्ट्रा देता है, ऐसे ऐसे लाइन स्पेक्ट्रा मिलती है, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अभी आपको पढ़ाएंगे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चर सीरीज, बेकेट सीरीज, पिफन सीरीज ना, तो पढ़ाएंगे ये आपको हाइड्रोजन एटम के लिए। तो वो लाइन स्पेक्ट्रा देता है, लेकिन एटम ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इसकी घट रही है तो लगातार कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। एनर्जी लगातार घट रही है, ये तो नहीं है कि एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में आया फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी स्टेट में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसलिए इसका पाथ लगातार घटता जा रहा है, इसके पाथ की रेडियस लगातार घटती जा रही है। तो जब इसके पाथ की रेडियस लगातार घटती जा रही है तो ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है मतलब कि एच न्यू फोटॉन मिल रहे हैं, तो वो फोटॉन किसी पर्टिकुलर रेंज में होंगे, तो वो फोटॉन जैसे जैसे एनर्जी घटती जा रही है उसके अलग अलग रेंज होंगे, अर्थात लाइन स्पेक्ट्रा, कई स्पेक्ट्रा मिलेगा आपको, कई कलर के बहुत सारे बैंड स्पेक्ट्रा मिलेगा। लेकिन बैंड स्पेक्ट्रा मिलता नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। कहीं पर लाइन मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती, कहीं पर मिलती है, कहीं पर नहीं मिलती, इसका मतलब कि बीच में एनर्जी रेडिएट नहीं हुई है, बोलिए ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है क्योंकि इसकी पाथ की रेडियस लगातार घट रही है, क्योंकि पार्टिकल जब मोशन कर रहा है तो लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो इसलिए इन्होंने रिगार्डिंग लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी जो दिया था, इनकी जो एटम मॉडल थी लाइन स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन नहीं करती, तो इसलिए ये डीमेरिट थी एटम ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, जो इन्होंने 1911 में प्रपोज किया था। बात इतनी सुनाई क्या? ओके, चलिए देखिए बेटा, अब हम लोग जा रहे हैं आगे इसके देखने कि न्यूक्लियस की साइज का एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज, किसी न्यूक्लियस की साइज कितनी है इसका एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे। तो रदरफोर्ड की जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस, किसी एटम के न्यूक्लियस की साइज कितनी होगी। वैसे हम लोग कितना मानते हैं, 10⁻15 के रेंज का होता है वो, तो 2.5 10⁻15 में से होता है, तो हालांकि 10⁻15 के रेंज का है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम कहते हैं यहाँ पर आप जो भी पढ़े थे, ये कोई एटम था, एटम का ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल को आप ऐसे इंसिडेंट कराए थे, तो ये इसके बीच में अगर अल्फा पार्टिकल जाता था तो ये बहुत ही नैरो होता है। देखो ये न्यूक्लियस की साइज के बराबर होगा, इसको हम लोग बी कहते थे, का बी बोले थे ना, बी का मतलब इंपैक्ट पैरामीटर इसको कहते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर वो स्मॉल डिस्टेंस है जिस पर अगर अल्फा पार्टिकल आवेगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा कितने पर, पाई पर, पाई मतलब 180 डिग्री पर। और मैंने आपको बताया था कि कोई अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पे आता है तो वो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा 0.14% ही होता है, बताए थे क्या। और बोले थे कि 8000 पार्टिकल में से लगभग एक पार्टिकल 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होता है, बोलिए बताए थे क्या। अब आगे सुनना, लगभग 20,000 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल 20,000 20,000 अल्फा पार्टिकल आता है तो कहीं एक ठो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक होता है। अब सोच लीजिए कि ये बी जो है इंपैक्ट पैरामीटर कितना स्मॉल होगा, समझ रहे हैं ना। और जो स्मॉल है जितना भी है वही न्यूक्लियस की साइज होगी, वो न्यूक्लियस का ये क्या होगा, हाँ साइज का एस्टिमेशन बताएगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं कि कैसे न्यूक्लियस की साइज के बारे में पता किया गया होगा। सुना, यहां से आप किसको भेज रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा रहे हैं ना, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल अगर आप भेज रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल कितना इसके पास जाएगा न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज का है तो न्यूक्लियस को रिपेल कर देगा। तो अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास जाएगा, जैसे क्लोजली अप्रोच करेगा न्यूक्लियस को, उतना ही ज्यादा उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो धीरे धीरे रिटार्ड होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जब वापस चलने लगा तो रुक जाएगा। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से आप भेजे हैं और वापस 180 पर आ रहा है तो बेटा इसका मतलब तो यही ना हुआ कि इसकी एनर्जी पहले इससे जा रही थी, कम होती रही, जीरो हो गया तो ये धक्का मारा, इतना तेज मारा कि वापस चल दिया, बोलो ना, तभी 180 डिग्री होगा। जैसे आप इसको किसी पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंक दिए, कोई बॉडी को ऐसे ऊपर फेंक दिए तो ये जाता है ऊपर, जाते जाते अचानक से नीचे फिर आने लगता है। तो पहले इसकी जब ये नीचे आने वाला होता है ना तो उसके पहले पॉइंट्स सेकेंड्स में एक समय ऐसा आता है कि ये जीरो पर वहीं रुक जाता है, पॉइंट सेकंड के लिए रुक जाता है। यार इसकी एनर्जी ऊपर वाली जो एनर्जी ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी दिए थे वो जाते जाते घट रही है,
तो घट गई। जब ये एनर्जी जीरो हो गई तो अर्थ ग्रेविटी खींचने लगी उसको अपने ओर। वैसे तो खींच तो पहले से रही थी, तभी ना इसकी स्पीड कम होता रहा था। तो इसकी स्पीड कम होता रहा है और एक ऐसा कम होते 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 तो जीरो हो जाएगा। तो बताइए वो रुक गया कि नहीं? लेकिन फिर उस पर ग्रेविटी की वजह से वो चल देगा नीचे ना, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे चल दिया। तो 180 डिग्री पर आ रहा है ना, तो कहीं कहीं जीरो हुआ कि नहीं? अगर आप बाइक चलाते जा रहे हैं, 4 व्हीलर चलाते जा रहे हैं और तुरंत पीछे लेना है, तो जब तक रुकेंगे नहीं, जीरो नहीं होगा, तब तक वापस पीछे कभी नहीं आ सकता। तो ऐसे ही अल्फा पार्टिकल जा रहा है पास, जैसे जैसे पास जाएगा वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी। किस वजह से? क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा उस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, सही है ना? तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये रुकता जाएगा, धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा और रुक जाएगा। जैसे ही रुक जाएगा रिपल्सिव फोर्स उसको धक्का मारेगा और चल दिया वापस। बोलिए सही है? तो अब बताइएगा, और ज्यादा स्पीड में आपने इसको भेजा, इसको और ज्यादा वेलोसिटी से भेजा, फिर वापस चलने आ गया, और ज्यादा वेलोसिटी से भेजा, फिर पास जाकर के आ गया। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन होगी कि जब आप इसको इतना स्पीड से भेज दीजिए कि न्यूक्लियस में चला जाए, न्यूक्लियस जाकर टकरा जाए, कोलाइड कर जाए, तो बेटा जब न्यूक्लियस से जाकर कोलाइड कर जाएगा तो ये वापस आता ही नहीं है, ये वापस आएगा ही नहीं। अब सुनो, वो स्पीड इसकी 2.1 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज्यादा स्पीड आप दे दिए अल्फा पार्टिकल को तो ये वापस आता ही नहीं है, ये वापस आएगा ही नहीं। तो ये अगर इतना स्पीड, अरे का बन गया जी, अच्छा ये दो है, हाँ, तो 2.1 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड से अगर आप अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में चला जाता है, वापस आता ही नहीं है। ये अल्फा पार्टिकल वापस आया ही नहीं, इंपैक्ट पैरामीटर पे गया है, मतलब न्यूक्लियस पे टकराएगा ही टकराएगा, इधर तो आएगा नहीं, इधर भी नहीं आया और वापस भी नहीं आया। तो इसका मतलब कहाँ गया? न्यूक्लियस में। अब सुनो, न्यूक्लियस में गया तो आप कहेंगे सर जी न्यूक्लियस में गया तो क्या उसको न्यूक्लियस रिपल्सन नहीं किया? नहीं, खींच लिया उसको। क्यों? आपने 11th अगर पढ़ा होगा, 11th पास है ना? हाँ, तो इधर सुनो, तो अगर 11th आप पास होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। उसमें थर्ड वाला आपने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है? 10⁻15 मीटर के रेंज पर, ये शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करता है। और किसके बीच लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, ठीक है ना? तो ये जो है चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये मास डिपेंडेंट फोर्स है और ये बहुत तेजी से खींचता है, बहुत तेजी से, ठीक है ना? तो इसलिए ये अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस में चला जाता है तो न्यूक्लियस उसको खींच लेता है। नहीं तो आप खुद सोचो, न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करके भगा देना चाहिए ना तब तो, लेकिन नहीं भगाता। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो क्या है? टाइटली हेल्ड है, बंधे हुए हैं। सुनाया क्या? और वही जो है आप एटम बम में देखते होंगे, एटम बम का जो फ्यूजन करा जाता है उसी को ब्रेक करते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना? वो अभी मुझे पढ़ाना है, वो न्यूक्लियाई चैप्टर जो है ना, इसके बाद उसमें पढ़ाना है, 2-3 दिन में भी पढ़ाएंगे उसको। तो देखिए, तो अल्फा पार्टिकल जो है अगर इससे ज्यादा स्पीड में गया तो वापस आया नहीं। तो एक बात बताना, और स्पीड बढ़ाए वापस आ गया, और स्पीड बढ़ाए वापस आ गया, और स्पीड बढ़ाए वापस आ गया। मान लीजिए इतना स्पीड बढ़ा दिए तब भी वापस आ गया, इससे तनिक सभी ज्यादा किए तो नहीं आया। इसका मतलब इतना स्पीड पर वो न्यूक्लियस को टच कर जा रहा है, या न्यूक्लियस के एकदम करीब पहुंच जा रहा है, का क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या उस समय? तो आइए अब बताइएगा, तो अल्फा पार्टिकल जब इसके पास जाएगा, पहली बात अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव कैरेक्टर का होता है ना, तो हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 2। इलेक्ट्रॉन कितने? एक को नहीं। न्यूक्लियस में कहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना? तो 2, एक अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव 2e। 2e एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है उसका ठीक दुगना एक, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। तो या यूं कह दीजिए कि एक प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है उसका ठीक दुगना अल्फा पार्टिकल होता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? 2 प्रोटॉन है ना बेटा, 2 प्रोटॉन, मतलब इसमें अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होगा? +2e होगा। ओके, तो अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होगा? +2e होगा। तो अब बताइएगा, जब अल्फा पार्टिकल इसके एकदम क्लोजेस्ट अप्रोच जा रहा है, तो जैसे जैसे ये दूर जा रहा है, न्यूक्लियस के पास आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है बेटा? काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। रुक रहा है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों भाई? अरे यहाँ से वर्क डन नहीं हुआ जाने में, यहाँ से वहां जाने में वर्क हुआ कि नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गया। तो एक बात बताइएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U = आप पढ़े होंगे,
V इंटू क्यू पढ़े हैं? अरे भाई W इक्वल टू V इंटू क्यू पढ़े हैं कि नहीं? या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू W बाई क्यू पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं सेकंड चैप्टर। हाँ तो बताइए, तो यहाँ से यही वर्क डन ना पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, पढ़ाए तो हैं जी सर। तब जीवन विद्या पढ़ाते पढ़ाते ही। तो बताइए, तो W को हम लोग U कहते हैं कि नहीं? कि जो W है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे W की जगह हम U लिख दिए तो V इंटू क्यू। और आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। बोलो ना जी सर। ठीक पढ़े ना? तो मैं मान लेता हूं कि अल्फा पार्टिकल जितना क्लोजेस्ट जाता है न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के जितना पास पहुंच चुका एकदम वहां से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर नॉट कह दे रहे हैं। मान लीजिए आर नॉट, आर मतलब डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल के बीच का और न्यूक्लियस के बीच का, ये वो लिखा है मतलब न्यूक्लियस का ऑर्बिट के बीच का। ओके ना? तो अल्फा पार्टिकल मान लीजिए इतना डिस्टेंस तक पास जा रहा है, तो बताइए V इक्वल टू ई फार्मूला बताइए क्या लिखें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे Q की जगह किसको भेज रहे हैं आप? अल्फा पार्टिकल को। लेकिन ये किसके पोटेंशियल में जा रहा है? न्यूक्लियस के। यहाँ पर पोटेंशियल किसका होगा? न्यूक्लियस का ना। तो न्यूक्लियस का पोटेंशियल कितना? प्लस ZD। अरे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है? पॉजिटिव ZE ना। तो लिखिए यहाँ पर पॉजिटिव ZE अपॉन में इसकी ऑर्बिट कितनी है जहां तक पहुंच पा रहा है वो ये अल्फा पार्टिकल R नॉट। ये बताओ V है, किसको नहीं समझ आया बताइए? झंडा खड़ा करिए, है किसको नहीं समझ आया ना? ZE बताइए। अच्छा E फार्मूला सही है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q का मतलब कोई एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर अगर Q है तो इससे कि R डिस्टेंस पर उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, तो यही लिखते हो कि नहीं आप? तो अगर मैं कह दूं यहाँ पर प्लस न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस होगा ZE होगा कि नहीं? न्यूक्लियस का चार्ज ZE होगा कि नहीं? तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो आप बताओ ZE चार्ज की जगह लिखोगे कि नहीं? और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको R नॉट बोले हैं आप, तो बताओ R नॉट लिखोगे कि नहीं बच्चा? बताइए समझ आया कि नहीं आया? अब बताइए Q। अरे Q कौन? जो चार्ज मूव कर रहा है। कौन चार्ज मूव कर रहा है? अल्फा पार्टिकल। यहाँ से यहाँ मूव करके न्यूक्लियस के पास कौन गया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज है बोलिए? 2E। तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से मुझे आप बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया वैल्यू, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के। अरे K है, K किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर मैं U के जगह पर K भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर K लिख दूं, या फिलहाल अभी बताइए R नॉट निकालना है ना, कितना डिस्टेंस है, साइज की बात करना है ना, तो R नॉट निकालिए। R नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z2ZE। एक काम करते हैं ना, 2 से 2 टिपा जाएगा। नहीं अभी मत काटिए, बता रही क्यों, बता रही E स्क्वायर अपॉन में R नॉट की जगह पर ये आ जाएगा U। बोल बेटा इतना सही है का? अब मुझे एक बात बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रखिए, 2 इंटू ZE का स्क्वायर अपॉन में K लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए R नॉट। जरा बताइए K क्यों लिखे हैं? क्योंकि K इक्वल टू क्या है? U है। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी आकर के यहाँ पर रुक गया, तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी। रबर है, रबर को आप ऐसे खींच दिए, तो खींचे तो वर्क डन हुआ, वही अब खींच दिए हैं, काइनेटिक मोशन हुआ ना, तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन हुआ, वही वर्क डन इस समय खींचे हैं, तो उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। आप खींचेंगे टीप देगा है कि नहीं? तो वही यही जो पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, आके टिप देगा तुरंत, है कि नहीं? और जो बाद में पकड़ा रहेगा वही टिपाएगा। सही है ना? तो आइए, तो कहीं पर जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पहले भाग लेना चाहिए, जो बाद में बचा रहता है वही टिपाता है ना। फिलहाल यहाँ सुनिए, तो बताइए ई बात समझ में आई कि नहीं? अरे ई बात समझ में आई कि नहीं? ये बताइए, इसका वैल्यू हमें पता है का? देखो टिपाएंगे, इसका वैल्यू पता है 9 और जेड का वैल्यू क्या? अरे हाइड्रोजन एटम के लिए लीजिए तो इसका वैल्यू 1, हाइड्रोजन एटम के लिए लेंगे तो इसका वैल्यू 1। लेकिन अरे हम लोग किसके लिए थे? गोल्ड फॉयल के एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 79। तो जेड का वैल्यू पता है कि नहीं? अरे ई का वैल्यू पता कितना है बताइए? ई का वैल्यू बताइए 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ई भी पता। अरे के का वैल्यू नहीं पता भाई, आइए पता किया जाए। आइए इधर। तो के का वैल्यू क्या है इधर सुनिए। तो के काइनेटिक एनर्जी है कितना? हाफ mv²। ये बताइए हाफ, अरे किसके लिए निकाल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल के लिए। तो काम करो, के अल्फा, एम अल्फा, वी अल्फा।
तो आइए हाफ एम अल्फा, अरे अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है 6.667 10⁻27 ना, 6.2 होता है क्या, 6.6 10⁻27 इनटू, अरे वेलोसिटी कितना है बेटा, बोलो वेलोसिटी कितना है 2.1 into 10⁻7। अरे आइए रखिए 2.1 10⁻7। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इतना ही होता है, अदरवाइज 6.26 होगा, समथिंग हो सकता है ऐसा ना, तो पॉइंट में वो आप चेक कर लेना एक बार। अब हम लोग की उम्र हो गई ना, धीरे धीरे चीजें भूल जाती है। तो अब बताइए, अरे इस तब को सॉल्व कर लेंगे ना, इसको सॉल्व करने पर मेरे ख्याल से 1.48 10⁻ समथिंग आता है, ठीक, ओके ना। अरे बेटा वो आप कर ले, अब मुझसे करवाएंगे तभी मानेंगे, अरे इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, तो पेपर हमको छोड़े देना। तो इधर तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जो भी वैल्यू आ जाएगा, यही वैल्यू यहाँ पर रख लिया जाए, बोलिए जी सर। तो ये वैल्यू अब एग्जाम के लिए आप जो है इसका वैल्यू पूरा निकालने मत बैठ जाइए, और अगर रख करके ये वैल्यू भी यहाँ पर रख करके पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ तक 2.5 × -15 आता है। इसका वैल्यू जब इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आता है ऑलमोस्ट 2.5 × -15 आता है। ये हो गया r0 क्या है रेडियस, तो इसकी साइज कितनी होती है ऑलमोस्ट 10 -15 के आसपास। तो अब एक बात सुनना, क्या आपको एग्जाम में बस यहीं तक करके छोड़ देना है, समझ में आया कि नहीं, कोई वैल्यूज वगैरह मत पुट करिए, हो गया खत्म। एस्टिमेशन ऑफ किसका, एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, ओके, जय हिंद।